हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम कंप्लीट यूनिट 4 को कवर अप करेंगे, जो कि है ओवरव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। दिस यूनिट इज पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन थियरी एंड बिहेवियर MCO 1 MCOM सेकेंड ईयर IGNOU। Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें क्या क्या टॉपिक्स इस यूनिट में कवर अप करना है। सबसे पहले हम एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे। देन वी विल स्टडी अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जेनेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, नीड फॉर स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को हम पढ़ क्यों रहे हैं और पढ़ने के बाद क्या क्या गोल्स है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के। फिर हम अप्रोचेस में देखेंगे ट्रेडिशनल एंड न्यू अप्रोचेस टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। फिर हम देखेंगे इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव के बारे में, स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप पर्सपेक्टिव के बारे में, ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव एंड फाइनली अबाउट इंटीग्रेटिव पर्सपेक्टिव। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं हमको कवर अप करने हैं इस यूनिट में। हमारे यूनिट का नाम है ओवरव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। हम शुरुआत करेंगे एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन से। हमारे यूनिट का नाम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है। सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंडिविजुअल से बना है। इंडिविजुअल ही एट द एंड ऑफ द डे काम करता है और उस काम से हमारा जो भी गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव होता है। हम इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर जो भी इंडिविजुअल्स हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उनका बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं कि वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। सब लोग जो है एक दूसरे के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे जो मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर जो है वो भी हमारे सबऑर्डिनेट्स का जो बिहेवियर है उसको एनालाइज करते रहते हैं, उसको इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, उसको डायरेक्ट करते रहते हैं किस तरफ, ताकि वो अपने टास्क को जो भी उनको टास्क वगैरह दिया जाता है वो टास्क जो है वो प्रॉपर तरीके से करे। क्योंकि अगर ये इंडिविजुअल प्रॉपर तरीके से इन टास्क को करेंगे तभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, अल्टीमेट गोल जो है वो मीट होगा। यहाँ पे हमारा जो इंडिविजुअल बिहेवियर है डिफरेंट तरीके के फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर इज गाइडेड बाय इंटरनल एज वेल एज वेरियस एक्सटर्नल फोर्सेस। तो हमारे जो मैनेजर है उसको ह्यूमन बिहेवियर अंडरस्टैंड करना और भी ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल तो है, बट और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है उसके साथ कनेक्टेड है। Thus, the study of organizational behavior provides guidelines for influencing the behavior of the person in an organization. तो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से हमें एक तरीके का गाइडलाइन प्राप्त होता है, एक तरीके का गाइडलाइन हमें मिलता है जिससे हमें पता चलता है कि हम इन इंडिविजुअल्स को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इनके बिहेवियर को हम किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि हम इनको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करें, ठीक है। यानी कि हम इनसे अपना पूरा पोटेंशियल, इन लोगों से इनका पूरा पोटेंशियल निकलवाएं, इनका जो भी स्पेशलाइजेशन है, जिस भी एरिया में इन लोगों का स्पेशलाइजेशन है उनको उस एरिया में वो टास्क वगैरह करवा के इनका फुल फ़ायदा उठाए। ये ही हम चाहते हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि अल्टीमेट जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो जाए। नेक्स्ट हम देखेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को हम दो हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकंड वन इज़ बिहेवियर। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर टुगेदर एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक स्पेसिफिक गोल्स को, कोई भी गोल्स इनके सामने रहता है, उस गोल्स को अचीव करने के लिए सब काम करते हैं, ठीक है। ये लोग इंडिविजुअली या फिर पूरा का पूरा टीम बना के क्या करते हैं, गोल्स को अचीव करते हैं। सेकेंड वर्ड जो हमारे पास है वो है बिहेवियर।
बिहेवियर का मतलब होता है, बिहेवियर इज एनीथिंग दैट द ह्यूमन डज। बिहेवियर इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड। तो ऐसा एक इंडिविजुअल को आप कोई भी सिचुएशन में रखो तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा, दैट इज नोन एज बिहेवियर। ठीक है, ह्यूमन बीइंग किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, दैट विल बी योर बिहेवियर। सो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ये जो टर्म है, इसका मतलब कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो सेटिंग है, ऑर्गेनाइजेशन के सेटिंग के अंदर इंडिविजुअल्स जो है किस तरीके से बिहेव करते हैं, दैट स्टडी इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सो डिफरेंट तरीके के हमारे ऑथर्स थे जिन्होंने डिफरेंट डेफिनेशंस वगैरह हमको दिया है। कीथ वगैरह के हिसाब से, एक कीथ डेविस है, उनके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज एन एकेडमिक डिसिप्लिन कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्क्राइबिंग ह्यूमन बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट। ठीक है, सो इनके हिसाब से सिंपल जो है ह्यूमन बिहेवियर जो है वो यही है कि हम किस तरीके से उनको ऑब्जर्व करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट में, वो लोग जो है किस तरीके से काम करते हैं, दैट विल बी नोन एज आवर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सबसे अच्छा डेफिनेशन हमको दिया है रॉबिन्स ने। ठीक है, जो रॉबिन्स है, रॉबिन्स के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है, एक ऐसा फील्ड ऑफ स्टडी है जिसमें हम ये देखते हैं विच इन्वेस्टिगेट्स द इम्पैक्ट दैट इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड स्ट्रक्चर हैव ऑन बिहेवियर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडिविजुअल, ग्रुप और स्ट्रक्चर, इन सब का क्या इन्फ्लुएंस होता है, क्या इफेक्ट होता है बिहेवियर पे, और हम ये क्यों पढ़ते हैं। We do this for the purpose of applying such knowledge towards improving an organization's effectiveness। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिवनेस को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिवनेस को हम इम्प्रूव करने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, सो हम इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं कि एक इंडिविजुअल किस तरीके से बिहेव कर रहा है। इंडिविजुअल से ही हमारा ग्रुप बनता है, ग्रुप में इंडिविजुअल कैसा बिहेव करता है, ग्रुप बिहेवियर किस तरीके से होता है इस ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में। और ये सारा का सारा हम इसलिए देखते हैं ताकि हम ये पढ़ पाए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिवनेस पे इसका क्या असर होता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हमें थोड़ा बहुत समझ में आता है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है किस तरीके का है, और उस कॉन्सेप्ट से हम ये देख सकते हैं कि हम कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ आउट कर सकते हैं जो कि उसके नेचर और उसके स्कोप पे थोड़ा सा इट शेड लाइट ऑन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। सो अगर हम नेचर की बात करें, नेचर की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है इसमें कुछ कुछ चीज़ें आती हैं, वो सब हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला अगर हम नेचर की बात करें, फर्स्ट वन इज़ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच यानी कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है वो डिफरेंट तरीके के डिसिप्लिन से, वेरियस डिसिप्लिन से क्या करता है, कंक्लूजन्स को ड्रॉ आउट करता है। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या करता है, डिफरेंट तरीके के डिसिप्लिन से नॉलेज वगैरह को इंटीग्रेट करता है, और इन सब के बेसिस पे हम एक इंडिविजुअल को जो है, इंडिविजुअल के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्लस हम ये भी देख सकते हैं कि अगर उसको ऑर्गेनाइजेशन के सेटिंग में डाला जाए तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा। सो ये कोई ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया तो आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आ गया। ये एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, डिफरेंट तरीके के सब्जेक्ट्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। साइकोलॉजी हो गया, सोशल साइकोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, डिफरेंट तरीके के सब्जेक्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सो इट इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। सेकेंड हम बात करें तो इट इज़ ऑल्सो एंड अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस इसलिए है क्योंकि इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द फोर्सेस दैट अफेक्ट बिहेवियर सो दैट देयर इफेक्ट्स में बी प्रिडिक्टेड एंड गाइडेड टुवर्ड्स इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें जो है वो हमने इसको एक अप्लाइड साइंस की तरह इसलिए माना है क्योंकि हमें ये समझ आता है कि किस तरीके के फोर्सेस है, क्या क्या फोर्सेस से किस तरीके का बिहेवियर इंडिविजुअल करता है। अगर इंडिविजुअल को किसी सिचुएशन में रखा जाए तो वो किस किस तरीके से बिहेव करेगा, ये हमको स्टडी करने में हेल्प होता है। नेक्स्ट वन इज बिहेवियरल अप्रोच टू मैनेजमेंट। बिहेवियरल अप्रोच यानी कि यहाँ पे ह्यूमन साइड ऑफ द मैनेजमेंट, ह्यूमन बिहेवियर से यहाँ पे ज़्यादा कनेक्शन रहता है। तो यहाँ पे ये माना जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हम डायरेक्टली ह्यूमन साइड ऑफ मैनेजमेंट को देखते हैं, हम ह्यूमन के व्यू पॉइंट से देखते हैं, डायरेक्ट ह्यूमन के जो भी डायमेंशंस हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट इज कंसर्न्ड विथ एनवायरनमेंट, यानी कि
ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हम यहाँ पे एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट भी देखते हैं कि इंडिविजुअल पे किस तरीके से एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट आता है। फॉर एग्जांपल पर्सन कल्चर फिट, कि पर्सन जो है वो जो एरिया है उस एरिया का कल्चर से फिट होता है कि नहीं, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से फिट होता है कि नहीं। तो इस तरीके से हमारा जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के जो फोर्सेस है बोथ इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इन दोनों के जो फोर्सेस हैं वो किस तरीके से एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को अफेक्ट कर रहे हैं, वो सब हम यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट नेचर इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी कि यहाँ पे जो है हम डिफरेंट तरीके के लॉजिकल थियरीज वगैरह यूज़ करते हैं। और ये थियरीज हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम इन्वेस्टिगेट कर पाए ह्यूमन बिहेवियर में, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में, और हम डिफरेंट तरीके के जो भी सवाल हमारे सामने आते हैं उन सारे सवालों का जवाब ढूंढ पाए। नेक्स्ट इज कंटिंजेंसी अप्रोच। कंटिंजेंसी अप्रोच का मतलब होता है कि कोई भी सिचुएशन आए उस सिचुएशन में बेस्ट हमें किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। सो दिस अप्रोच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स डेवलपिंग मैनेजरियल एक्शंस दैट आर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अ स्पेसिफिक सिचुएशन। ये स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए रहता है हमारा कंटिंजेंसी अप्रोच। नेक्स्ट वन इज अ सिस्टम अप्रोच। सिस्टम यानी कि यहाँ पे जो सिस्टम वर्ड आ जाता है वहाँ पे हम टोटलिटी देखेंगे कि ये टोटल तरीके से सिस्टम अप्रोच में इट टेक्स इन टू अकाउंट ऑल द वेरिएबल्स अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग। तो एक यहाँ पे सिस्टेमिक विजन है, एक सिस्टमैटिक विजन हम यूज़ करेंगे। सिस्टमैटिक विजन से हम ऑर्गेनाइजेशन की में जो भी बिहेवियर हो रहा है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को हम स्टडी करेंगे, और यहाँ पे हम सारे के सारे ऑल वेरिएबल जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सारे के सारे वेरिएबल्स को हम we will look into it, we will take into account all the variables that affect organizational functioning। ऑर्गेनाइजेशन को जो स्मूथली रन करने के लिए जो भी फैक्टर्स लगते हैं वो सारे फैक्टर्स को हम टेक आउट करेंगे। ठीक है, टेकअप करेंगे। नेक्स्ट वन इज वैल्यू सेंटर्ड। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज़ अ वैल्यू सेंटर्ड साइंस। तो ये माना जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हमारा एक वैल्यू सेंटर्ड साइंस है। एंड फाइनली इट यूटिलाइजेस टू काइंड ऑफ लॉजिक। ठीक है, सो हमारे यहाँ पे जो है ये माना जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है दो तरीके के लॉजिक को बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज करता है। वो कौन कौन से लॉजिक है? पहला हो गया आपका ऑब्जेक्टिविटी, सेकेंड इज सब्जेक्टिविटी। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी इन दोनों लॉजिक्स को बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर यूटिलाइज करता है। ऑब्जेक्टिविटी यानी कि ऑब्जेक्टिविटी इज कंसर्न्ड विद रीचिंग अ फैक्ट थ्रू एम्पेरिकल एनालिसिस। यहाँ पे हम एम्पेरिकल एनालिसिस से जो है यानी कि बहुत सारे डिफरेंट तरीके के साइंटिफिक मेथड्स वगैरह लगा के भी हम समझ सकते हैं इस चीज़ को, और हम सब्जेक्टिवली भी समझ सकते हैं। सब्जेक्टिवली यानी कि हम अपने कॉमन सेंस से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने गट फीलिंग से, या फिर अपने इंट्यूजन से। तो ये जो है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को आप दो तरीके से समझ सकते हो। आप ऑब्जेक्टिवली भी समझ सकते हो यूजिंग ऑल योर साइंटिफिक थियरीज, या फिर आप इसको सब्जेक्टिवली भी समझ सकते हो। सो नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बात करें, ये नॉट डिफरेंट नेचर हमारे सामने आते हैं। पहला यही कि ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। ठीक है, एक ही डिसिप्लिन से कंसर्न नहीं है, डिफरेंट डिसिप्लिन डिफरेंट सब्जेक्ट से इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। इट इज़ एन अप्लाइड साइंस, बिहेवियरल अप्रोच टू मैनेजमेंट, इट इज़ कंसर्न्ड विद एनवायरनमेंट ऑल्सो। साइंटिफिक मेथड होता है ये, कंटिंजेंसी अप्रोच भी है, सिस्टम अप्रोच भी है, वैल्यू सेंटर्ड है, एंड फाइनली इट यूटिलाइजेस टू काइंड्स ऑफ लॉजिक। नेक्स्ट इज जेनेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। सो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का अगर हम जेनेसिस की बात करें तो ये जो है एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। इंटरडिसिप्लिनरी यानी कि ये सिंगली कुछ नहीं है, इसमें जो भी चीज़ें आप पढ़ोगे वो डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट सब्जेक्ट से ये डिराइव्ड होते हैं। डिफरेंट तरह के वेरियस डिसिप्लिन्स होते हैं जहाँ से ये सारा चीज़ें जो भी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर यानी कि हम जो स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हैं विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वो जो है डिफरेंट डिसिप्लिन से हमारे पास आता है। अब कौन कौन से डिसिप्लिन्स हैं वो हम आगे देखेंगे। द स्टडी ऑफ बिहेवियर कैन बी व्यूड इन टर्म्स ऑफ वेरियस मेन डिसिप्लिन्स। ठीक है, तो हम डिफरेंट तरीके के डिसिप्लिन्स होते हैं, तो हम स्टडी ऑफ बिहेवियर को उनके नज़रिए से देखेंगे। अब वो कौन कौन से ऐसे डिसिप्लिन्स हैं जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है जहाँ से डिराइव्ड होता है।
सो जो पहला डिसिप्लिन है दैट इज योर साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होता है? साइकोलॉजी जो है इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। इंडिविजुअल बिहेवियर जो है वो किस तरीके से होता है, पर्सनैलिटी इश्यूज किस तरीके से होता है, कोई बंदा जो है ऑर्गेनाइजेशन में उसका लर्निंग किस तरीके से होता है, उसका बिहेवियर किस तरीके से है, उसके वैल्यूज़ किस तरीके से के हैं, वो मोटिवेट किन किन चीज़ों से होता है, जॉब सेटिस्फैक्शन की अगर हम बात करें किस तरीके से एक एम्प्लॉय सेटिस्फाई होता है जॉब में, ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं? ये सारी चीज़ें जो है वी स्टडी अंडर द हेड, अंडर द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन है वो है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी क्या होता है? सोशियोलॉजी जो होता है इट इज़ मोर कंसर्न्ड विद स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर यानी कि सोशल बिहेवियर। सो सोशल बिहेवियर में हम ये देखेंगे कि एक बंदा, अब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग जो हैं टीम में काम करते हैं, ठीक है, तो ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट करेंगे वो सारा आपका सोशल बिहेवियर में आता है, ठीक है, वो सारा आपका सोशियोलॉजी में आता है, यानी कि रिलेशनशिप अमंग सोशल ग्रुप्स एंड सोसाइटीज एंड द मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर। तो यहाँ पे मेनली हमारा फोकस ऑफ अटेंशन रहता है सोशल सिस्टम में कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके का ग्रुप डायनामिक्स है आपका, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, क्या आपका फॉर्मल स्ट्रक्चर है या इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है। अगर हम लीडरशिप की बात करें, किस स्टाइल का लीडरशिप यहाँ पे फॉलो होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारा सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर आता है। जो थर्ड सब्जेक्ट है जहाँ से हमारे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हेविली डिराइव करता है दैट इज़ योर सोशल साइकोलॉजी। अगेन सोशल साइकोलॉजी में क्या होता है? इट एग्जामिन्स इंटरपर्सनल बिहेवियर। यहाँ पे अगेन हम इंटरपर्सनल बिहेवियर में ज़्यादा देखते हैं, जैसे कि इंटर ग्रुप कोलैबोरेशन हो गया, ग्रुप जो है ग्रुप डिसीजन मेकिंग कैसे करता है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज। अगर कोई चेंज एकदम से ऑर्गेनाइजेशन में आ जाए तो एक इंडिविजुअल किस तरीके से उस चेंज को रिएक्ट करेगा। तो ये सारे चीज़ें जो हैं हमारे सोशल साइकोलॉजी नाम के सब्जेक्ट में आते हैं। जो चौथा सब्जेक्ट है दैट इज योर एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? इट इज कंसर्न्ड विद द साइंस ऑफ मैनकाइंड एंड द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज अ होल। यहाँ पे हम जो है मेन अटेंशन देते हैं कल्चरल सिस्टम में, बिलीफ को, कस्टम्स को, ठीक है, डिफरेंट कल्चर्स जो है वो उनका बिहेवियर कैसा होता है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हम उस चीज़ों को अटेंशन यहाँ देते हैं। जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है दैट इज योर पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस जो है it is a subject which directly affects human behavior in the organization, since politics dominate every organization to some extent। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं आप देखोगे कि भाई पॉलिटिक्स तो चलता ही रहता है। तो आप पॉलिटिक्स के जरिए किस तरीके से आप ह्यूमन बिहेवियर को आप मैन्युपुलेट कर सकते हो, लड़ाइयाँ किस तरीके से आप सुलझा सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो आप उसको किन किन तरीकों से रिजॉल्व कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपका कहाँ आएगा? इस डिसिप्लिन में आएगा जो कि है पॉलिटिकल साइंस। जो नेक्स्ट डिसिप्लिन है दैट इज योर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो होता है अगेन वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है हमारे इकोनॉमिक फैक्टर से, जैसे कि मार्केट डायनामिक्स हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस हो गया, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हो गया, फॉरकास्टिंग ले लो आप, डिसीजन मेकिंग ले लो। ये सारे चीज़ों से हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लाइमेट है वो इन्फ्लुएंस होता है। तो अगेन इकोनॉमिक्स से भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का जो बिहेवियर है वो आपका इफेक्ट होगा। द नेक्स्ट वन इज इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग यानी कि यहाँ पे हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, जो अगेन यहाँ पे हम मैन मशीन रिलेशनशिप को देखते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में आप मशीन्स को यूज़ करते हो और मशीन्स कौन यूज़ करता है? ह्यूमन बींग्स, यानी कि मैन चलाता है ना।
मैन भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, और जो मशीन है वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये दोनों रिसोर्स एक दूसरे के साथ, इन दोनों का रिलेशनशिप किस तरीके से है, हम डिफरेंट टाइप के स्टडीज लगाते हैं, जैसे कि टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, इन सब की मदद से हम वर्क को मेजर करते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन में कितनी अच्छी तरीके से, कितने एफिशिएंटली और कितने इफेक्टिवली, यानी कि इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे देखते हैं। अगेन ये जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगा, जो कि अगेन डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोगों के बीच का जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उसको भी वो ये अफेक्ट करेगा। द नेक्स्ट डिसिप्लिन इज मेडिसिन। मेडिसिन जो है वो एक न्यू फील्ड है जो कि अगेन रिसेंटली हमने इसको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से लिंक किया है। वो लिंक इसलिए किया है क्योंकि आजकल देखोगे ये वर्क रिलेटेड स्ट्रेस वगैरह बहुत बढ़ गया है, टेंशन बहुत बढ़ गई है, लोगों में डिप्रेशन बहुत हो गया। तो ये सारा जो एरिया है ये सारा मेडिसिन के एरिया में आता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो मेडिसिन का जो डिसिप्लिन है, मेडिकल फील्ड जो है, वो भी कहीं ना कहीं लिंक्ड है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर से। ठीक है। द लास्ट फील्ड इज सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स जो होता है इट इज़ द स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन किस तरीके का है। अब भाई बिना कम्युनिकेशन के, कम्युनिकेशन हर जगह ज़रूरी है, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन ज़रूरी है, जितने भी हमारे मैनेजर्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, उनके बीच कम्युनिकेशन ज़रूरी है, हमारे मैनेजर और हमारे जो टॉप मैनेजर्स हैं, हमारे जो CEOs बैठे हुए हैं, उन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन ज़रूरी है। इवन हमारे जो जॉब में जो सबसे लोवेस्ट फील्ड में भी जो काम कर रहे हैं उनके बीच भी कम्युनिकेशन ज़रूरी है। सो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। सो यहाँ पे सिमेंटिक्स में हम कम्युनिकेशन देखते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन किसी भी तरीके से मिसअंडरस्टैंड ना हो, ऐसा ना हो कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन के कारण कुछ ना कुछ बिहेवियरल इश्यू आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसी को दिस ऑल कम्स अंडर योर सिमेंटिक्स। तो ये सारे ऐसे डिसिप्लिन्स है, ये सारे हमने डिसिप्लिन्स देखे जो कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की जो फील्ड है उसमें इन सारे डिसिप्लिन्स ने बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया है। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द नीड फॉर स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो होता है उसको स्टडी हम क्यों करते हैं। सबसे पहला उसका नीड ये है कि इट हेल्प्स द इंडिविजुअल अंडरस्टैंड वन सेल्फ। तो एक इंडिविजुअल को अपने आप को अंडरस्टैंड करने में ये बहुत मददगार होता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होकर उसको हम किसी सिचुएशन में डाल दें तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा, इन सब के बारे में उसको खुद को भी पता लगता है। सेकंड, उसके मैनेजर को पता लगता है कि हम जो है इस एम्प्लॉई को किस तरीके से डील करें, इससे हमें जो है एट द एंड ऑफ द डे काम करवाना है। ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू टेक वर्क, कोई ना कोई वर्क जो है हमें इससे करवाना है, कोई ना कोई टास्क जो होता है टास्क हमें इससे करवाना है, और इस काम को हम किस तरीके से इफेक्टिव वे में उससे करवाएंगे, ये जानकारी जो है हमारे मैनेजर के लिए बहुत ही ज़्यादा काम का है। नेक्स्ट जो है इट एम्फसाइजेस द इंटरेक्शन एंड रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंडिविजुअल बिहेवियर। तो इंडिविजुअल का जो बिहेवियर होता है और जो ऑर्गेनाइजेशन जो है, इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो किस तरीके का होता है, उसको अगेन वो समझने में, उन लोगों का जो इंटरेक्शन वगैरह है वो सब समझने में भी हमें मदद मिलती है। नेक्स्ट, इट लीड्स टू जॉब सेटिस्फैक्शन। तो वर्क रिलेटेड बिहेवियर को आप अगर ज़्यादा अच्छे से समझोगे, तो अगर हमने अच्छे से समझ लिया कि एम्प्लॉय जो है किस चीज़ से मोटिवेट होता है, क्या चीज़ उसको जॉब में सेटिस्फाई करके रखता है, किस चीज़ों से वो खुश रहता है, तो इससे हम जो है उसको एक जॉब सेटिस्फैक्शन जो है प्रोवाइड करा सकते हैं। इससे एट द एंड ऑफ द डे एक बहुत ही अच्छा मोटिवेटिंग क्लाइमेट जो है, मोटिवेटिंग टाइप का क्लाइमेट जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बना रहेगा। क्योंकि अगर एम्प्लॉय जो है, हमने एम्प्लॉय के नीड्स को समझ लिया, ठीक है, एम्प्लॉय के अगर हमने साइकोलॉजी को समझ लिया,
तो हम उसको जो है वो अगर वो सारे कंडीशंस दें जिससे कि वो खुश रहता है तो वो उसका जॉब सेटिस्फैक्शन होगा एंड अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे मोटिवेटिंग क्लाइमेट जो है, बहुत ही अच्छा क्लाइमेट जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है बना रहेगा। ऑल्सो इट हेल्प्स इन बिल्डिंग कॉर्डियल इंडस्ट्रियल रिलेशन, अच्छा इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप मेंटेन रहेगा। इट हेल्प्स इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग में कैसे, अगर हमारा जो है अल्टीमेटली हम कंज्यूमर्स के लिए, जो कस्टमर्स होते हैं, हम उनके लिए अपने सारे प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं, तो इन कंज्यूमर के बारे में अगर हमारे पास ज़्यादा इंसाइट होगा, ज़्यादा कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में हमें पता लगता रहेगा, तो हम जो है वी कैन मैनेज एंड मोटिवेट द फील्ड एम्प्लॉयज़ ऑल्सो। हम जो हमारा जो मार्केटिंग का टीम है, जो फील्ड ऑफ मार्केटिंग भी जो है, अगर फील्ड ऑफ मार्केटिंग के पास, हमारे फील्ड ऑफ मार्केटिंग के पास ज़्यादा अच्छा नॉलेज है कंज्यूमर बिहेवियर का, सो हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही एट द एंड ऑफ द डे ये अच्छी बात है। Predicting behavior, it helps in predicting behavior and applying it in some meaningful way to make organization more effective. अगेन हमें जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो बिहेवियर है, यानी कि लोगों का जो बिहेवियर है, लोग को किस चीज़ से ट्रिगर होते हैं, किस चीज़ से खुश रहते हैं, किस चीज़ से वो अपना 100% काम में देते हैं, ये सब अगर हमें पता लगे, वी विल बी एबल टू प्रिडिक्ट देयर बिहेवियर। कि हम अगर किसी सिचुएशन में एक एम्प्लॉय को डालें, हमें पता होगा कि भाई ये अपना 100% इस सिचुएशन में ज़रूर देगा, तो हम जो है बिहेवियर को जो है काफ़ी हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से अपने जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स है, जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे अंडर काम कर रहे हैं, उनको हम बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे, जिससे कि अगेन हमारा जो फंक्शनल बिहेवियर जो होता है वो भी इम्प्रूव होता है। फंक्शनल बिहेवियर इंप्रूव होने से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफेक्टिवनेस बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में जो है कम्युनिकेशन वगैरह बढ़ेगा, एम्प्लॉय टर्नओवर, अगर एम्प्लॉय वगैरह खुश रहेगा तो एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएगा, तो एम्प्लॉय टर्नओवर भी नहीं रहेगा, डिससेटिस्फैक्शन भी बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है। सो ये सारे जो है कुछ ना कुछ नीड्स है कि हमें क्यों ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में जो है पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन स्किल से जो है कुछ और भी स्किल्स होते हैं जिसके बारे में हमें पता लगता है, जैसे कि हमें कुछ नए स्किल्स, जैसे कि सेल्फ डेवलपमेंट हो गया, सेल्फ के बारे में हमें पता लगता है, तो सेल्फ डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनैलिटी को या फिर अपने एम्प्लॉयज़ की पर्सनैलिटी को बदल सकते हैं हम। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिकल पर्सपेक्टिव, हमारे जो एम्प्लॉयज़ पे अगर किसी भी तरीके का स्ट्रेस है तो हम जो है उसको कम करने के लिए सेशंस वगैरह रख सकते हैं। वी कैन क्रिएटिवली यूज़ वेरियस काइंड्स ऑफ इमोशंस, हम जो है जो क्रिएटिविटी है, इनोवेशन जो है, एक क्रिएटिव एनवायरनमेंट चाहिए होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर इनोवेशन चाहिए हमको, ठीक है, अगर इनोवेशन चाहिए तो एक क्रिएटिव एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में हमें पता होगा, हमें सब कुछ पता होगा, हम जो है अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छी तरीके से अगर हमने एनालाइज वगैरह कर रखा होगा, तो हमें पता होगा कि हम उन्हें किस तरीके से खुश रखें, किस तरीके से हम उन्हें 100% मोटिवेट करके रखें, ठीक है। तो ये कुछ अलग तरीके के स्किल्स हैं, कुछ अदर स्किल्स हैं, जैसे कि हम उनको क्रिएटिवली, उनका जो क्रिएटिविटी किस तरीके से मैनेज करें, इनोवेशन जो है किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाए रखें, मोटिवेट उनको कैसे करें, जॉब सेटिस्फैक्शन किस तरीके से करें, पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन है वो किस तरीके से करें, टीम बिल्डिंग किस तरीके से होगा, लीडरशिप कैसे होगा, चेंज जो है, कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज आए तो हम उस चेंज को किस तरीके से हैंडल करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे अदर स्किल्स में आता है। तो ये सब है नीड फॉर स्टडीइंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सो नेक्स्ट लेट अस सी व्हाट आर द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है उसके गोल्स क्या है, मेनली 3 गोल्स ही होते हैं। पहला गोल होता है टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर, नेक्स्ट गोल इज प्रिडिक्टिंग बिहेवियर एंड द थर्ड वन इज कंट्रोलिंग बिहेवियर। अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर में हम ये देखते हैं कि हम किस तरीके से एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को हम किस तरीके से समझेंगे, ठीक है, क्या क्या वेरिएबल्स है, क्या क्या ऐसे वेरिएबल्स है जो कि उसको मोटिवेट करता है या फिर जो उसको गुस्सा दिलाता है, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि उससे काम करवा सकते हैं। हम ऐसे वेरिएबल्स है, अगर हम उसको प्रोवाइड करें तो हम उससे 100% अपना काम निकलवा सकते हैं, ठीक है। और वो जो वेरिएबल्स हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं एंड हाउ डू दे इंटर रिलेट, तो ये चीज़ें सारी आती है हमारे अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर के अंदर, कि हम एम्प्लॉय को किस तरीके से समझें।
नेक्स्ट वन इज प्रिडिक्टिंग बिहेवियर। प्रिडिक्टिंग बिहेवियर मतलब कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम देखेंगे, ठीक है, कि ये एम्प्लॉय जो है एक सिचुएशन में बिहेव क्यों इस तरीके से बिहेव क्यों करता है, ठीक है। अगर उसने अपना 100% दिया तो उसने क्यों दिया, हम जो है देखेंगे कि क्या रीज़न रहा कि उसने अपना 100% दिया, या फिर क्या रीज़न रहा कि उसने जो है उसने ठीक से काम नहीं किया। तो इस तरीके से हम जो है हम देख सकते हैं कि वो रीज़न्स क्या क्या हैं, और फिर हम उस रीज़न्स को मिटिगेट करने की कोशिश कर सकते हैं, या अगर उसने 100% दिया है तो हम उस रीज़न को, उस सिचुएशन को जो है फिर से हम जो है रिक्रिएट कर सकते हैं कि वो एम्प्लॉय जो है फर्दर अपना 100% देता रहे, ठीक है। क्योंकि अगर वो अपना 100% देता रहेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही अल्टीमेटली वो फ़ायदेमंद रहेगा। द थर्ड वन इज़ कंट्रोलिंग बिहेवियर। कंट्रोलिंग बिहेवियर में हम बस यही देखते हैं कि अगर एक एम्प्लॉय जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है तो वो क्यों नहीं कर रहा है। वी ट्राई टू फाइंड सोल्यूशंस टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स। उसका जो कोई भी प्रॉब्लम है उसके हम वेरियस सोल्यूशंस निकालने की कोशिश करते हैं, और हम उस एम्प्लॉय को जो है किस तरीके से ट्रिगर कर सकते हैं, किस तरीके से हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, यानी कि हम किस तरीके से उसको मोटिवेट कर सकते हैं अल्टीमेटली कि वो हमारे तरीके से काम करे, हम जो रिज़ल्ट चाहते हैं वो उस तरीके का रिज़ल्ट वो दे, अपना 100% अपने काम में दे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मेन हमारा गोल्स रहता है ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। सबसे पहले कि अंडरस्टैंड करना ह्यूमन बिहेवियर को, कि हमारा जो एम्प्लॉई है वो किस तरीके से बिहेव करेगा, उसको प्रिडिक्ट करना है। ये जो वेरिएबल्स जो है इन सब वेरिएबल्स को देखना और प्रिडिक्ट करना बिहेवियर को कि वो एक सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करेगा, एंड कंट्रोलिंग सच बिहेवियर। अगर अच्छी तरीके से काम कर रहा है वेल एंड गुड, अगर उसने अच्छी तरीके से काम नहीं किया तो हम जो है किस तरीके से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि क्या हमें उसको जो है मोटिवेट करना पड़ेगा, या फिर क्या हमें उसको डांटना पड़ेगा, क्या हमें उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी अगर उसको जॉब करना नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ आता है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट ट्रेडिशनल एंड न्यू अप्रोचेस टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सो अगर हम ट्रेडिशनल की बात करें, जो पहले के जो थियरीज़ है उसमें आप देखोगे कि पहले के जितने भी थियरीज़ हमने पढ़े हैं प्रीवियस चैप्टर्स में, उन सब में आप देखोगे कि बहुत सारे ट्रेडिशनल अप्रोचेस थे, ठीक है। बहुत सारे हमने थियरीज़ वगैरह देखे हैं जिसमें मेनली जो है आपने पीस वर्क रेट सिस्टम वगैरह देखा होगा, जिसमें जो है मेन इंपॉर्टेंस प्रोडक्टिविटी पे दिया जाता था, ठीक है। प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। मेनली जो है ऑर्गेनाइजेशन चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारा जो प्रोडक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव होता जाए। लोगों पे जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था। हमने वेरियस डिफरेंट तरीके के थियरीज हमने पहले पढ़े हैं, जैसे कि FW टेलर ने जो दिया था साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी हमने पढ़ा है, क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थियरी दिया है जो हेनरी फ्योल वगैरह ने दिया है, मार्क वेबर के थियरीज हमने देखे हैं, सिस्टम अप्रोच है, कंटेम्प्रेरी अप्रोच है, कंटिजेंसी अप्रोच है। तो इस तरीके से बहुत सारे ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं। बट जो भी ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं, आप अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम देखोगे कि काफ़ी सारे उसमें चेंजेस आए हैं। पहले जो है मेनली प्रोडक्टिविटी और इन सब पे ध्यान दिया जाता था, बट आजकल जो है ह्यूमन फैक्टर पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि ये देखा गया है कि अगर आप ह्यूमन फैक्टर पे ध्यान दोगे तो आपका जो प्रोडक्टिविटी है बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको भी सक्सेस, उसको भी जो है वो अपने गोल्स को जो है फास्टर मीटअप कर पाएगा। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन का बहुत अच्छे से बढ़ेगा। तो ये सारा देखा गया। शिफ्ट जो है, अगर हम फोकस की बात करें, फोकस जो है पहले जस्ट हमें प्रोडक्टिविटी पे रहता था, बट हमारा फोकस जो है अब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे और ग्रुप परफॉर्मेंस पे, ठीक है। बोथ इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप परफॉर्मेंस पे अभी हमारा ध्यान जो है ऑर्गेनाइजेशन का रहता है। एक्चुअल एम्फेसिस जो है, एम्फेसिस हम किसको देते हैं, एक्चुअल भाव जो है हम यहाँ पे ह्यूमन पोटेंशियल को यहाँ पे देते हैं, ठीक है। एम्फेसिस हम अगेन ह्यूमन स्किल्स को देते हैं कि ह्यूमन स्किल्स जो है हम किस तरीके से बढ़ाते चले जाएं, ठीक है। सिनर्जी पे अब ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, यानी कि हम इकट्ठे मिलके एक टीम की तरह काम करें और टीम की तरह अपने जो गोल्स हैं उन गोल्स को अचीव कैसे करें, ठीक है।
एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा डिग्निटी के साथ ट्रीट करना, उनको राइट्स देना, उनको प्रिविलेजेस देना, छुट्टियां, डिफरेंट तरीके की छुट्टियां देना, ये सब जो है इन सब पे आजकल ध्यान दिया जाता है। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड क्लाइमेट की अगर हम बात करें, अगेन जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छा तरीके का क्लाइमेट जो है अपने एम्प्लॉयज़ को देना चाहता है, एक अच्छा क्लाइमेट जिसमें कि वो अच्छे से काम करे, प्लस उसको जॉब सिक्योरिटी की वाली फीलिंग भी आए। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे जो है एम्प्लॉयज़ का अब ज़्यादा ध्यान रखने लगे हैं। प्रीवियस ट्रेडिशनल अप्रोचेस में, पहले के ज़माने में ऐसा नहीं रहता था। हम ह्यूमन को जस्ट एक रिसोर्स की तरह मानते थे, ज़्यादा रिसोर्स की तरह भी नहीं मानते थे, एक वैसी मशीन की तरह मानते थे कि भाई हमें इनसे काम करवाना है, हम इनसे पैसे ले रहे हैं। उनको ज़्यादा कोई ध्यान नहीं रखता था, बस हमें प्रोडक्टिविटी पे ध्यान रहता था। ह्यूमन फैक्टर को हम बिल्कुल भी नहीं देते थे ज़्यादा, उनको ना ढंग का वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करते थे, कुछ भी ऐसा नहीं रहता था। बट आजकल जो है ये चेंज होता जा रहा है। ठीक है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन थियरीज में बहुत ज़्यादा आए हैं, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा चेंजेस भी आते चले गए। तो अगर हम रॉबर्ट बैरन की बात देखें, रॉबर्ट बैरन ने 4 मेन फीचर्स देखे हैं। ठीक है, जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की अगर हम बात करें, उसमें रॉबर्ट बैरन ने बताया है कि 4 मेजर फीचर्स हैं। पहला फीचर ये है कि ह्यूमन बींग्स को हम एक पॉजिटिव व्यू में देखते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव सेटिंग में देखते हैं, जबकि पहला ऐसे नहीं होता था। ठीक है, इसके अलावा बाय ड्राइंग ऑन सेवरल रिलेटेड फील्ड्स इट हैज़ अटेन्ड अ हाई डिग्री ऑफ सोफिस्टिकेशन अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। तो ह्यूमन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मैंने आपको पहले ही बताया, वेरियस डिफरेंट तरीके के जो डिसिप्लिन्स है उससे, डिफरेंट फील्ड से जो है, जैसे कि साइकोलॉजी हो गया, सोशल साइकोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, तो इस तरीके की डिफरेंट फील्ड से जो है कुछ ना कुछ उसने डिराइव कर रखा है, तो जिस कारण इट हैज़ अटेन्ड अ हाई डिग्री ऑफ सोफिस्टिकेशन। बहुत अच्छे से हमें जो है नॉलेज जो है, हमें ज़्यादा बहुत एक्यूरेट नॉलेज जो है, हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई है अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। Third one is it has adopted a contingency approach. ठीक है, assuming that there is nothing like permanent way of arriving at a particular solution effectively. तो हमने जो है ये नहीं बोला कि अगर ये सिचुएशन आएगा आपको इसी तरीके से बिहेव करना है, ऐसा नहीं है। आजकल जो है ये देखा जाता है कि एक ही सिचुएशन में आप जो है डिफरेंट तरीके के सॉल्यूशंस जो है लगा सकते हो। ठीक है, एक प्रॉब्लम अगर आपके सामने आए तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही तरीके से बिहेव करना है, आप जो है डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स वहाँ पे आप लगा सकते हो। एंड फाइनली इंटीग्रेटिव इन नेचर, यानी कि अगेन इट सीक्स टू कॉम्प्रिहेंड बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन बाय कंबाइनिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेवरल डिफरेंट लेवल ऑफ एनालिसिस। तो डिफरेंट लेवल ऑफ एनालिसिस यहाँ पे रहता है, हम डिफरेंट लोगों के व्यू पॉइंट से यहाँ पे हर चीज़ को देखते हैं, तो यहाँ पे जो है एक इंटीग्रेटिव नेचर का रहता है सब कुछ यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव की बात करें, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है एज अ होल वो इंडिविजुअल से ही डील करता है। ठीक है, कि एक इंडिविजुअल जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो किस तरीके से बिहेव करेगा। तो कुछ सिचुएशंस होते हैं जो हमें एम्प्लॉयज़ को जो है प्रोवाइड करने होते हैं, जैसे कि यू शुड प्रोवाइड देम विद कंटिन्यूस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। कंटिन्यूस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप उनको दोगे तो वो जो है अपने जो बैड बिहेवियर है, ऐसा बैड बिहेवियर सारे डिस्करेज होंगे, वो हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे, हमेशा आगे की सोचेंगे, हमेशा नए नए स्किल्स जो है वो ऐड ऑन करने की सोचेंगे। इससे जो है एक राइट तरीके का, एक करेक्ट तरीके का जो है पर्सपेक्टिव भी जो है उनका बना रहेगा। राइट पर्सपेक्टिव यानी कि हम जो है उनको एक तरीके से जो है डायरेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स द गोल दैट वी वांट देम टू अचीव। नेक्स्ट जो है इट विल हेल्प इन बिल्डिंग पॉजिटिव वैल्यू एंड एटीट्यूड। जो हमें जो है इस तरीके का सिचुएशन अगर हम उनको प्रोवाइड कराते रहे तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड एंड वैल्यूज़ जो है ये हमारा जो है ये उन लोगों का जो है एम्प्लॉयज़ का बना रहेगा। नेक्स्ट इज हैविंग पर्सनैलिटी एंड इमोशंस कंपैटिबल एट वर्क प्लेस। तो उनका जो है पर्सनैलिटी वगैरह जो है इस तरीके का होना चाहिए कि जो है एक स्टेबल रहे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को जो है उनको एट द एंड ऑफ द डे वी वांट द एम्प्लॉयज़ टू वर्क इन देयर फुल पोटेंशियल। हम चाहते हैं कि एम्प्लॉयज़ जो है अपने फुल पोटेंशियल में काम करें, ताकि जो है वो अच्छी तरीके से हमारा जो है एज एन इंडिविजुअल वो अपना 100% दे और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो मीट हो जाए। मेंटेनिंग स्ट्रेस फ्री इंडिविजुअल एंड एनवायरनमेंट, हमें जो है एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है
स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट जो है उनको प्रोवाइड कराएं हम, ताकि इंडिविजुअल जो अच्छे तरीके से अपना 100% काम में दे सकें। एंड कीपिंग इंडिविजुअल्स मोटिवेटेड एंड प्रोवाइडिंग जॉब सेटिस्फैक्शन। ये इंडिविजुअल्स एंड टीम्स मोटिवेटेड है, ये गलत लिखा है मैंने, इट इज़ टीम्स। सो कीपिंग इंडिविजुअल्स एंड टीम्स मोटिवेटेड एंड प्रोवाइडिंग जॉब सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो हम जो है इंडिविजुअल्स को भी मोटिवेटेड करके रखेंगे, उनकी जो टीम है उनको भी हम जो है मोटिवेट करके रखेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंडिविजुअल्स जो है टीम में काम करता है। अगर जो है टीम जो है ढंग से काम करेगा तो हमारा जो गोल है, जो टास्क हमने उनको दिया है, छोटे छोटे टास्क जो है वो भी अचीव होंगे, एंड हमारा जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो भी अचीव होगा। तो हम उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए हम जो है कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके का रिवॉर्ड्स देंगे, जिससे कि उन एम्प्लॉयज़ का जो जॉब सेटिस्फैक्शन है वो बना रहेगा। सो दीज आर ऑल रिलेटेड टू इंडिविजुअल। नेक्स्ट इज स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप पर्सपेक्टिव। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है एक स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप पर्सपेक्टिव को बनाए रखने के लिए क्या क्या सजेशन देता है वो हम देखेंगे। सो एट ग्रुप लेवल, अगर हम ग्रुप लेवल इंटरवेंशन की बात करें, इंडिविजुअल लेवल तो हमने देख लिया कि इंडिविजुअल को हमेशा आप मोटिवेटेड रखो, उनको स्ट्रेस फ्री रखो, एनवायरनमेंट जो है उनको अच्छा सा दो, उनको रिवॉर्ड वगैरह देते जाओ, खुश रखोगे अगर आप उनको तो वो अच्छी तरीके से काम करेंगे। एंड इंडिविजुअल जो है वो मिलके क्या बनाते हैं, वो मिलके टीम्स बनाते हैं, लार्ज ग्रुप्स बनाते हैं। तो अगर हम इसके पर्सपेक्टिव को देखें कि एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए एक टीम को मोटिवेटेड रखने के लिए, ग्रुप फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर। ग्रुप फॉर्मेशन जो है बेसिक होता है कि एक ग्रुप जो है किस तरीके से फॉर्म होता है, किस तरीके से ग्रुप बन के उन लोगों के बीच में जो बॉन्डिंग होता है वो किस तरीके का रहता है, ये सब जो है ग्रुप फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर के अंदर आता है। अगर प्रॉपर तरीके का ग्रुप फॉर्म होगा तो उसके जो ग्रुप डायनामिक्स होंगे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट इज़ योर कम्युनिकेशन। ग्रुप जो है, ग्रुप का हमारा जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल स्ट्रक्चर हम फॉलो कर रहे हैं या इनफॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, तो इन लोगों के बीच में, इन ग्रुप्स के बीच का जो इंटरेक्शन है वो किस तरीके से होगा वो भी आपको यहाँ देखना पड़ेगा। एक राइट तरीके का एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करके रखना पड़ेगा, ताकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो होता चला जाए। नेक्स्ट इज़ योर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की। कॉन्फ्लिक्ट अगर कभी भी आए, कभी भी लड़ाई झगड़ा किसी तरीके का आए, तो आप उसको किस तरीके से हैंडल करोगे। टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप, ठीक है। टीम बिल्डिंग अगेन जो है आप टीम को बिल्ड किस तरीके से करोगे। फॉर बिल्डिंग टीम बिल्डिंग इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल इज रिक्वायर्ड। तो इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल्स भी जो है डिफरेंट तरीके के होते हैं। आप किस तरीके से जो है किस तरीके का लीडरशिप स्टाइल आप यूज़ करोगे, ताकि आप एक ग्रुप को इन्फ्लुएंस आप किस तरीके से करोगे। और इन्फ्लुएंस आप क्यों करोगे, ताकि आप उनसे टास्क वगैरह करा पाओ, जिससे कि अल्टीमेटली आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो मीटअप हो जाए। फाइनली वी हैव पावर एंड पॉलिटिक्स। ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स तो चलता ही रहता है, पर कभी कभार पॉलिटिक्स से जो है नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को भी वो अफेक्ट करता है, पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को वो नेगेटिवली भी इम्पैक्ट करता है। तो आपको ये देखना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ का बैलेंस बना रहे, ठीक है। पॉलिटिक्स अभी अगर चल रहा है, अगर पावर प्ले भी हो रहा है, तो हर चीज़ का जो है एक बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो कुछ भी डिसबैलेंस हो गया तो क्या होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो बिल्कुल भी मीटअप नहीं होगा। सो दीज आर सम ऑफ द वेज बाय विच यू कैन हैंडल स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप। तो हमने ऑर्गेनाइजेशन के इंडिविजुअल के व्यू पॉइंट से देख लिया, हमने स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप के व्यू पॉइंट से देख लिया। अब हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव को। ऑर्गेनाइजेशनल व्यू की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या सजेस्ट करता है, वो ये बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है क्लाइमेट और कल्चर जो है बहुत अच्छे तरीके का होना चाहिए। अगर अच्छा कल्चर बना रहेगा तो क्या होगा, इट विल लीड टू अ कंड्यूसिव ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। और अगर अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट रहेगा, एम्प्लॉय जो है खुशी खुशी काम करेगा और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो हमारा मीटअप होगा। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, यानी कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है कभी भी आइसोलेशन में काम नहीं करता है। डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, एनवायरनमेंट के फैक्टर्स ऐसे होते हैं। तो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स के अगेंस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन चेंज को जो है किस तरीके से वो हैंडल करता है वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा।
And finally, we have organizational development. So, organizational development explains collection of planned change intervention built on humanistic democratic values that seek to improve organizational effectiveness and employee well-being. तो हम जो है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में वो सारी चीज़ें देखते हैं जिससे कि हम जो है एट द एंड ऑफ द डे ऑर्गेनाइजेशन का जो इफेक्टिवनेस है उसको मैक्सिमाइज़ करें, ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्टिविटी है उसको मैक्सिमाइज़ करें, ठीक है, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस इन दोनों को हम मैक्सिमाइज़ करें और जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी हम अच्छी तरीके से हैंडल करें, यानी कि उनको भी हम जो है एक जॉब सेटिस्फैक्शन जो है वो प्रोवाइड करवाएं. सो दीज आर ऑल दीज थ्री आर द व्यू पॉइंट, यानी कि ये तीन चीज़ें जो है हमें ध्यान रखना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से. अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर ये सारे इश्यूज जो हैं इससे हम लोगों को डील करना पड़ेगा. लास्ट वन इज इंटीग्रेटिव पर्सपेक्टिव. यहाँ पे इंटीग्रेटिव वर्ड आ गया, मतलब कि यहाँ पे कुछ भी चीज़ आइसोलेशन में नहीं होगा. इंडिविजुअल जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में आइसोलेशन में काम नहीं करता है, वो एक दूसरे के साथ करता है काम टीम बना के, है ना. और अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन भी अपने ही आइसोलेशन में नहीं चलता है, वो भी एक एनवायरनमेंट के अंदर है जो कि जिसमें कि बहुत सारे डिफरेंट तरीके के फैक्टर्स होते हैं और ये फैक्टर्स जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं. तो कोई भी चीज़ जो है, ना ही एम्प्लॉय हमारा आइसोलेशन में काम कर रहा है, ना ही हमारा ऑर्गेनाइजेशन आइसोलेशन में काम कर रहा है. तो डिफरेंट तरीके की चीज़ें होती हैं जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है, विच इज़ रिलेटेड टू आउटसाइड एनवायरनमेंट. सो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को करते रहना चाहिए, इन लोगों को भी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट अपना करते रहना चाहिए और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को भी. इंटीग्रेशन शुड बी देयर ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स विद ग्रैंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हमारा जो इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए कि ये लोग जो काम कर रहे हैं वो डायरेक्टली हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही हम कर रहे हैं. ऑर्गेनाइजेशन जो अपने मिशन और विजन स्टेटमेंट बनाता है वो अचीव होगा इन लोगों के छोटे छोटे एफर्ट्स से, डेली एफर्ट्स से. तो ये चीज़ जो है उन लोगों को भी पता होना चाहिए. देयरफॉर देयर मस्ट बी एन इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स विद ग्रैंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हमें जो है इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, कंटिन्यूस फोकस हमारा ये रहना चाहिए कि क्वालिटी जो है, प्रॉपर क्वालिटी का प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हम जो है प्रोसेस करें, हम जो है बनाएं. रीस्ट्रक्चरिंग की अगर हम बात करें, रीस्ट्रक्चरिंग करना चाहो तो हम लोग कर सकते हैं. अगर हमें लगता है कि कोई टीम जो है वो सही नहीं है एक टास्क करने के लिए, तो हम ऑब्वियसली हम जो है रीस्ट्रक्चर कभी भी कर सकते हैं. हम शफल कर सकते हैं, नए लोगों को ऐड ऑन कर सकते हैं, जो पुराने लोग हैं उनको हटा सकते हैं. तो रीस्ट्रक्चर जो है वो करते रहना चाहिए बेस्ड ऑन योर सिचुएशन. आज के ज़माने में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है. कोई भी कहीं भी रह रहा है, ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट का बंदा जो है वही वहाँ पे काम कर रहा है. डिफरेंट लोग जो है वो ऑल इंडिया में हर जगह जाके काम कर रहे हैं. तो मैनेजिंग डाइवर्सिटी, आपके एम्प्लॉयज़ जो है हर स्टेट से बिलोंग करते होंगे, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले होंगे, उनका कल्चर डिफरेंट होगा, ठीक है, उनका खान पान रहना हर चीज़ अलग होगा, उनके वैल्यूज़ अलग होंगे. तो ये सारे चीज़ें जो है हमें क्या करना चाहिए, हमें हैंडल करना चाहिए. जो डाइवर्सिटी है सबको एक साथ लेकर हमें चलना चाहिए ताकि जो ग्रैंड ऑब्जेक्टिव है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो. नेक्स्ट वन इज़ प्रोडक्ट इनोवेशन. हमें कंटिन्यूसली करते रहना चाहिए. क्रिएटिविटी जो और इनोवेशन को भी हम अच्छे तरीके से हैंडल करें. क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट जो है उसको हम हैंडल करें. एंड मैनेजिंग मल्टीनेशनल्स. अभी जो है ग्लोबलाइजेशन क्योंकि आ गया है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन अगेन आइसोलेशन में काम नहीं कर रहा है. डिफरेंट जो है मल्टीनेशनल्स के साथ डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है कभी कभार हमें डील करना पड़ता है. तो ये सारा चीज़ें जो है इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा. एंड दीज आर ऑल द इंटीग्रेटिव पर्सपेक्टिव. दीज आर ऑल रिलेटेड टू द इंटीग्रेटिव पर्सपेक्टिव. तो फाइनली हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया. अगर हम एक शॉर्ट समरी देखें तो हमने इस चैप्टर में क्या देखा. चैप्टर का नाम था ओवरव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. सिंपल एक ओवरव्यू हमने देखा जहाँ पे हमने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है उसके कॉन्सेप्ट देखे कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है वो होता क्या है. उसका हमने जेनेसिस देखा, फिर हमने नीड देखा कि हमें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है वो स्टडी क्यों करना चाहिए. फिर हमने देखा कि गोल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है उसका गोल क्या है. फिर हमने ट्रेडिशनल एंड न्यू अप्रोचेस देखे, ठीक है. ट्रेडिशनल अप्रोच में जो है ह्यूमन बिहेवियर को ज़्यादा भाव नहीं दिया जाता था, बट जो
न्यू अप्रोचेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है उसमें हम ह्यूमन बींग्स को प्रायोरिटी देखते हैं, ठीक है। जो भी ह्यूमन बींग्स हैं, हम जो भी इंडिविजुअल्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको हम ज़्यादा वैल्यू देते हैं कि हम उनको अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा सके ताकि वो जो है अपना 100% दे के अच्छे से काम करे। फिर हमने डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखे, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का जो फील्ड जो है हमने इतना पढ़ा, तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव में क्या क्या हम चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव हमने देखा कि जिसके में हमने ये देखा कि इंडिविजुअल को हम मोटिवेट किस तरीके से करके रख सकते हैं। फिर हमने देखा कि इंडिविजुअल जो है क्या बनाता है, वो इंडिविजुअल मिलके क्या बनता है, इंडिविजुअल मिलके ग्रुप बनता है, ठीक है। तो हम ग्रुप को किस तरीके से हैंडल करें कि हमने देखा स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप पर्सपेक्टिव में। देन हमने ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव में देखा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन व्यू पॉइंट से देखा। एंड फाइनली हमने इंटीग्रेटिव पर्सपेक्टिव देखा। इंटीग्रेटिव पर्सपेक्टिव यानी कि हमने ये देखा कि ऑर्गेनाइजेशन और जो हमारा इंडिविजुअल है वो कभी भी आइसोलेशन में काम नहीं करता है, ठीक है। हमेशा एनवायरमेंटल फैक्टर्स कुछ ना कुछ ऐसे रहेगा जो कि ऑर्गेनाइजेशन को और हमारे इंडिविजुअल को जो है वो अफेक्ट करेगा। ये सारे चीज़ें जो है हमने पढ़ी, हम किस तरीके से इनको हैंडल करेंगे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ने हमें बताया। तो ये सारा चीज़ हमने पढ़ा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रियाज क्लासेस। थैंक यू एंड बाय बाय।